हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ टॉपिक विच प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। क्योंकि फूड सिक्योरिटी समझना ज़रूरी है। एक हमारी वन ऑफ द बेसिक नीड्स में से एक है। हमारी 3 बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। तो अगर खाना नहीं होगा तो पता ही है आपको, हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। अगर फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया है तो बिना चार्जर के फ़ोन का कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से बॉडी बिना खाने के कुछ नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी को पढ़ना और समझना और ध्यान में रखना कि क्यों फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। इट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट टू डू। तो समझते हैं कि क्या है। देखिए, फूड सिक्योरिटी जो है, इसका मतलब होता है कि हम लोग इसमें ध्यान रखते हैं कि कैसे हर एक इंसान जो इस दुनिया में है उसको खाना, 3 वक्त का खाना मिल सके। ठीक है, क्योंकि उसके सर्वाइवल के लिए, उसको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो 3 टाइम का खाना बहुत ज़रूरी है। पर कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती हैं जब हमें जो हमारी बेसिक नीड है खाना, वो भी नसीब नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई फेमाइन आ गया। फेमाइन बहुत बड़े पैमाने पे आप कह सकते हैं नुकसान होता है। भूखमरी जिसे हम कहते हैं, जब खाने की बहुत ज़्यादा जिल्लत हो जाए तब फेमाइन जैसे सर्कमस्टांसेस देखने को मिलते हैं। या कोई क्लैमिटी हो जाए, नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, तब भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, जहाँ पे फूड सिक्योरिटी एक चैलेंज बन जाती है। तो अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें हम, तो देखिए, जब क्लैमिटी होती है, क्लैमिटी मतलब नेचुरल डिज़ास्टर से हमारा मतलब है क्लैमिटी। जैसे कोई फ्लड आ गया, तो आप सबको पता है कि जब फ्लड आता है तो कितने घर बेघर हो जाते हैं ना, कितने सारे लोग, उनका घर उजड़ जाता है। तो उस टाइम पे लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, उनका सारा सामान ख़त्म हो गया होता है, तो उस टाइम उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो खाना कहाँ से खाएंगे। तो क्लैमिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है फूड सिक्योरिटी के लिए। और एक ऐसा ही हमारे कंट्री के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली थी, बंगाल फेमाइन, जो कि 1943 में हुआ था। उस वक्त उसमें 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इमेजिन कर लीजिए आप, 30 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत, बंगाल फेमाइन 1943। लेकिन उसके बाद आज तक हमारे कंट्री में कोई इतना बड़े पैमाने पे मौत नहीं हुआ है, या कोई चैलेंजेस नहीं देखने को मिले रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। तो क्लैमिटी के टाइम पे आखिर ऐसा क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी एक चैलेंज बन जाती है। तो देखिए, एक तो मान लीजिए कि क्लैमिटी के टाइम जो ज़मीन होती है अगर सूखी पड़ जाए, तो सूखी ज़मीन पे हम ट्रीज़ वगैरह नहीं लगा सकते, ज़्यादा प्लांटेशन नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे हमें खाने की कमी देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें कि फूड इनसिक्योरिटी किस कारण से होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड, लैंडलेस पीपल, ट्रेडिशनल आर्टिशंस, बेगर्स, मदर एंड चाइल्ड, और अर्बनाइजेशन जब करते हैं तब फूड इनसिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लोगों को। तो अगर बात करें तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट और देखने को मिलता है, हंगर। हंगर जो होता है 2 तरीके का होता है, एक क्रॉनिक हंगर, दूसरा सीजनल हंगर। तो जो सीजनल हंगर होता है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट रूरल एरियाज़ मतलब गाँव के इलाकों में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि गाँव के लोग ज़्यादा लिटरेट नहीं होते, इलिटरेट होते हैं, और वो लोग एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, विच इज़ व्हाट, प्राइमरी एक्टिविटी। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है, एग्रीकल्चर। वेयर एज़ जो अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो वो जैसे काम करता है, वो पूरे साल में उसको वो जॉब मिल सकती है, राइट। तो अर्बन एरिया में वैराइटीज़ ऑफ जॉब है, वेयर एज रूरल एरिया में एक सेट लिमिट जॉब है, विच इज़ एग्रीकल्चर। लिमिट्स क्या, एक ही टाइप ऑफ जॉब है जो कि एग्रीकल्चर है। अब तो चलिए धीरे धीरे रूरल एरिया में भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी अर्बन एरिया वाली सारी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, पर फ़िलहाल तो नहीं है। तो सीजनल हंगर कौन सा होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो सीज़न के बेसिस पे होता है। 2 सीज़न, जैसे 6 मंथ्स का विंटर, 6 मंथ्स का समर। तो जो सीजनल हंगर होता है, गांव में क्या होता है ना, रूरल एरिया के साइड की, जब एग्रीकल्चर मान लीजिए किसी सीज़न में सपोर्ट नहीं करता, तो वहाँ पे सीजनल हंगर देखने को मिलता है। लोग अपनी फूड की नेसेसिटी को पूरा नहीं कर पाते। वैसे क्रॉनिक हंगर काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है और बहुत ख़राब हंगर होता है, जिसमें ज़्यादातर लोग जो है उनको खाने को नहीं मिल पाता, जिससे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं।
और सीजनल हंगर अर्बन एरियाज़ में कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। तो लोग अगर ऑफिस में नहीं कर रहे हैं तो कोई लेबर का भी काम कर सकता है, कोई इंडस्ट्री में कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई बहुत कुछ कर सकता है। तो काफ़ी सारे काम होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात करें तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, देखिए फूड सिक्योरिटी इंडिया में कैसे इंश्योर की जाती है, इसके बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एक बफर स्टॉक के ज़रिए किया जाता है और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए। देखिए बफर स्टॉक, वो इसका मतलब ही यही होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मोर देन इनफ अमाउंट ऑफ स्टॉक रखना अनाज का। क्योंकि हम बात करें फूड सिक्योरिटी की तो जाहिर सी बात है कि इसमें अनाज वगैरह ही स्टोर किया जाएगा, कपड़े परफ्यूम्स तो नहीं किए जाएंगे, राइट। तो बफर स्टॉक के अंदर सरकार जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपना स्टॉक करती है। मान लीजिए पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे स्टेट्स में HYV का, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो HYV वैरायटी ऑफ सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ, तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। तो सरकार उन किसानों से ख़रीद के अपने पास स्टॉक रखती है, और जब कोई नेचुरल क्लैमिटी होती है, नेचुरल डिज़ास्टर होता है, फमाइन होता है, हंगर होता है, तो उस टाइम पे लोगों को उससे मदद करती है। जैसे कोरोना के टाइम पे सरकार ने कितना मदद किया था, या फिर जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, उनको भी सरकार हमेशा देती है। या और भी जैसे जैसे वुमेंस वगैरह, जो विडो वुमेंस वगैरह होती हैं, उनको भी सरकार काफ़ी हेल्प करती है। तो जब ज़रूरत होती है तो सरकार इन बफर स्टॉक का यूज़ करती है लोगों को हेल्प करने के लिए। और जो बफर स्टॉक होता है, इसमें मेनली वीट एंड राइस, जो कि बेसिक नेसेसिटी आइटम्स है फूड के अंदर, उन्हीं को ज़्यादातर खरीदती है और फेयर प्राइस में ही देती है उन लोगों को। और मान लीजिए कि सरकार अगर इस बफर स्टॉक को बेच भी रही है किसी को, तो बहुत मिनिमम प्राइस पे बेचती है, जिसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सिस्टम है फूड सिक्योरिटी का इंडिया में, वो है PDS, विच इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जैसे हम कहते हैं ना कि राशन मिलने वाला है, राशन मिलने वाला है, तो राशन कार्ड के थ्रू जो इंसान जिस स्टेट का होता है उसे वैसे ही मिलता है राशन। तो PDS सिस्टम ही राशन सिस्टम है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें बहुत ही लो प्राइस पे सरकार जो है राशन देती है। एंड फमाइन वगैरह जो हुआ था बंगाल 1943 में, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इस सिस्टम ने हेल्प किया था, काफ़ी लोगों को मदद की थी सरकार ने अनाज वगैरह से। और ग्रीन रेवोल्यूशन सिस्टम के टाइम पे भी इसको बहुत ज़्यादा रिवाइव किया गया था, मतलब इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन सिस्टम जो है, इस टाइम पे इंदिरा गांधी ने इस रेवोल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया था, इस पे डिस्कशन वगैरह किया था, काफ़ी सपोर्ट किया था। और इसमें वीट रेवोल्यूशन 1968 में देखने को मिला, ठीक है। और यूपी में, MP में भी हुआ वीट रेवोल्यूशन। वैसे अगर बात करें, राइस रेवोल्यूशन भी वेस्ट बंगाल और यूपी जैसे स्टेट्स में देखने को मिला, और सरकार ने स्टैम्प भी इशू किए वीट रेवोल्यूशन ऑफ 1968 के टाइम। और एक NSSO का डेटा निकलता है जो इन सब फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों को इंश्योर करता है कि देश में क्या हालत है, कितने लोग BPL के अंडर हैं, कितने लोग APL के अंडर हैं, वगैरह वगैरह का ध्यान रखता है हमारा NSSO, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो करंट PDS जो 1992 में करंट PDS है, वो RPDS में चेंज हो गया था, जिसके अंदर 1700 ब्लॉक्स को PDS के अंदर रजिस्टर्ड किया गया था, जो कि पॉवर्टी को टारगेट करता था, गरीबी को, पॉवर्टी मतलब गरीबी को टारगेट करता था। इसके बाद सरकार और भी बहुत सारी स्कीम्स चलाती रहती है, जैसे अंत्योदय स्कीम्स हो गया है ना, ऐसी स्कीम्स के थ्रू बच्चों की, बूढ़ों की भी हेल्प की जाती है अनाज से सरकार द्वारा। मतलब काफ़ी सारी स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, जिससे वो हेल्प कर सके, फूड ग्रेन्स की मदद कर सके लोगों को, अपनी कंट्री के सिटीजन्स को, ठीक है। और रोल ऑफ कोऑपरेटिव फूड सिक्योरिटी, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव फूड सिक्योरिटी का भी ध्यान देते हैं, जैसे तमिलनाडु बहुत ज़्यादा मात्रा में कोऑपरेटिव फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देने वाला स्टेट है इंडिया का। महाराष्ट्र में बहुत सारे NGOs हैं जो इससे रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करते हैं, जिससे लोगों को हेल्प हो जाती है ना। और रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने पाँव फैला रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भूखमरी को, फेमाइन को, हंगर को दूर कर सके और लोगों को एक अच्छी हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कर सके, सो दैट द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री कैन हैव अ लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि ज़्यादा
मतलब हम कितने साल जीने वाले हैं वो एक एस्टिमेट बताती है। सो आई होप इट्स क्लियर, एंड इफ इट इज़ देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।